नीतीश कुमार ने, ठीक है, उन्होंने गलत किया, इसका विरोध हुआ, हर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने जो किया वो सही किया। गिरिराज सिंह जी बोलते हैं जहन्नम में जाइए, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है, जनता नहीं नकार। क्या हंस हुआ? आप एक बात बताइए, जनता कहाँ नकार रही है? पूरे मीडिया के सामने पीसी कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आपने बिहार में SIR करवाया, आपने कितने घुसपैठियों की लिस्ट दी? नवनीत राणा ने कहा है कि मौलवियों के 4 बीबियां 19 बच्चे होते हैं। हिंदुओं को उन्होंने सलाह दी है कि वो भी 4 बच्चे पैदा करें। दवा खत्म करने के लिए टेक्निक है। आप डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किस तरह कुचल सकते हैं आवाज को। आप एक मुस्लिम महिला हैं, मस्जिद बन रहा है, जरूरी नहीं है कि नाम बाबर ही हो, अबू बकर भी हो सकता है, अली भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। मस्जिद ही तो बन रहा है मैम। नीतीश कुमार के हिजाब हटाने को लेकर जिस तरह से देश भर में बवाल हुआ, देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई। पाकिस्तान से नीतीश कुमार को धमकियां मिली, अरब में भी इसका विरोध हुआ। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। ज़ेबा खान जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला सवाल, हिजाब को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है, आप भी पहन के आई हैं, आप भी मामले को तुल देने में तो नहीं हिस्सा ले रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मामले को तुल देने में नहीं हिस्सा ले रही हूँ, लेकिन जो मामला बिगड़ रहा है और जो देश में जिस तरह की एक विचारधारा चल रही है और जिस तरह हर जगह महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, मैं उसके विरोध में हूँ। और मैं एक मुसलमान महिला हूँ, मुस्लिम महिला हूँ, मुझे फ़क्र है अपनी आइडेंटिटी पर, मुझे फ़क्र है हिजाब पर। और हमारे देश के संविधान ने हमें ये आज़ादी दी है कि हम क्या पहने, हम क्या ना पहने, और किसी को भी ये हक नहीं बनता है, चाहे वो कोई राज्य का चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, जो किसी भी महिला के वस्त्र को टच करे। ये भी एक क्राइम है। आप बिना किसी के कंसेंट के अगर वस्त्र को टच करते हैं या आँख से भी दिखाते हैं तो वो भी एक क्राइम में आता है। और देखिए, सीधे सीधे नीतीश बाबूजी ने आर्टिकल 21 का वायलेशन, आर्टिकल 25 का वायलेशन, आर्टिकल 14 का वायलेशन इस सीए में किया है। लेकिन कई नेताओं का बयान आता है एनडीए की तरफ से, वो तो कह रहे पिता समान उनको छुआ है। एक बात मैं ये बोलती हूँ, घर में कोई भी पिता, आप खुद बोलिए ना, पिता या भाई, कोई भी सर पर हाथ रखकर दुआओं के लिए हाथ उठती है, ना कि बेटी के हिजाब को गिराने के लिए और खींचने के लिए। पिता तो वो होता है जो बेटी को इज्जत देता है, ना कि सरेआम मंच से पूरे प्रोग्राम में हिजाब खींचा जाता है। ये जो है एक मतलब बहुत गुनाह हुआ है नीतीश बाबूजी से, और बहुत बड़ी गलती है। और कड़े शब्दों में मैं इस बात की निंदा करती हूँ। और एक राज्य के मुख्यमंत्री की अगर इस तरह हरकतें होंगी या इस तरह की वो हरकत करेंगे तो आप सोचिए कि उस राज्य का या देश में वो क्या मैसेज दे रहे हैं। आपको ये नहीं लगता है कि आप किसी महिला का हिजाब सरेआम पूरे प्रोग्राम में खींच रहे हैं तो उससे लुच्चे लफंगे और गुंडे टाइप के जो लड़के नेता ने फिर क्या किया था मैम? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया? आप मुझसे पहले जो सवाल ले रहे हैं आप उसका जवाब ले लीजिए, उसके बाद से आप दूसरा सवाल कीजिए। नहीं, काउंटर तो करना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार ने हिजाब को छू दिया, उनकी भावनाएं ऐसी नहीं थी। नहीं, आपका पहले सवाल ही तब आप ये कर लेते। लेकिन मैं जब जो बोल रही हूँ आपको तो सुनना होगा ना, पहले उस जवाब को तो कंप्लीट होने दीजिए। आप मुझे मुद्दे से भटका दे रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रही थी। अच्छा, अशोक गहलोत को लेकर नाम ले लिए तो मुद्दे से भटकाना होगा। मैं उसके बाद आपको जवाब दूंगी, यू डोंट वरी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपके सारे बातों का जवाब देकर ही यहाँ से जाऊंगी। इसलिए पहले एक सवाल को कंप्लीट आंसर सुन लीजिए पूरा। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, आप ये सोचिए कि आज एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या है, देश में महिलाओं के साथ कितने शोषण हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं। इस देश में छोटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, छेड़खानी की रिपोर्ट है और ये हर साल बढ़ रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप उठाकर देख लीजिए। और इस तरह किसी राज्य का मुखिया
अगर किसी महिला का हिजाब खींचता है तो आप सोचिए जो इस तरह के बैड एलिमेंट्स है, जो बहन बेटियों और बच्चियों को इस नजर से देखते हैं, तो उनकी कितनी हिमाकत बढ़ेगी और उनको कितना हिम्मत मिलेगा और मजबूती मिलेगी। और सबसे, जैसे आपने भी सुना होगा, बहुत लोग कह रहे हैं ये डिफेंड में नीतीश बाबू के, उनके पार्टी वाले, भाजपा वाले, कि नहीं नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो मैं इस पर भी बोलना चाहूंगी, अगर मानसिक हालत ठीक नहीं है तो आप पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दीजिए, आप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। लेकिन मैं उसके साथ ये भी बोलना चाहूंगी, क्या जो आप संजय निषाद ना, यूपी के मंत्री, जो इस तरह के अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। एक तो नीतीश जी ने महिला का अपमान किया, बहन की बेइज्जती की, नुसरत परवीन की, डॉक्टर नुसरत परवीन की, और वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर रही हैं, आपको पता होगा। और उसके बाद से संदीप से जैसे लोग जो हैं वो बैठकर मजाक बना रहे हैं और मजे ले रहे हैं। आपका तो सिर्फ हिजाब ही खींचा है, हिजाब ही छुआ है, कुछ और छूते तो अगर आपके घर की माँ बहनों के लिए आप इस तरह के शब्दों का, नहीं, उन्होंने माफी भी मांगी नहीं, है। माफी मांगने से क्या हुआ? माफी मांगने से कुछ नहीं होता। पहले आपने बोला, जब पूरा विरोध होने लगा देश में, तब आपने माफी मांगी। तो ये कहां से सही हो जाता है मैम? शामली में नकाब नहीं पहनने पर हत्या कर दी जाती है। गिरिराज सिंह, शामली की खबर आपने देखा कि नहीं देखा? शामली में नकाब नहीं पहनने पर हत्या कर दी जाती है। आप ये बताइए, 140 करोड़ आबादी का देश है, इतनी मुसलमान बच्चियां हैं बिना नकाब के निकलती हैं, उनकी हत्या कौन कर रहा है? ये अगर 140 करोड़ में देश में कुछ लोग तो है ना ऐसे, कुछ लोग नहीं, कुछ अपवाद है, जहनी मरीज है, बीमार टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों को मेंटल असाइलम में होना चाहिए। और वैसे लोगों को भी मेंटल असाइलम में जाना चाहिए जो लोग इस बात को हिजाब के लिए मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं। जो एक कोई मेंटल आदमी के बात को अगर हत्या कर देता है तो उसको पूरे देश का मुद्दा बनाना या दुनिया का मुद्दा बनाना, आप उसको हिजाब से जोड़ रहे, इस्लाम से जोड़ रहे, ये गलत है। वो आदमी भी और ये भी दोनों मेंटल असाइलम में उनकी जगह होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और, गिरिराज सिंह जी बोलते हैं जहन्नम में जाइए। आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है सारे ढोंग हैं। आप बेटी तो पढ़ रही हैं, लेकिन बेटियां आप लोगों से बच नहीं रही हैं। चाहे सिर्फ बात मुसलमान बेटियों की नहीं हो, है देश में हर बेटी, कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव रेप केस, कल कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। और दिल्ली, इस पर आऊंगा नहीं, लेकिन नहीं, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार ने अगर, एक मिनट सुनिए, आप अपने हिसाब से आएंगे। जब मैं जवाब दे रही हूं तो आप दूसरे सवाल कर दे रहे, और जब मैं रिप्लाई कर रही हूं तो उस पर आएंगे। मैं कह रहा हूं इस पर आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने, ठीक है उन्होंने गलत किया, इसका विरोध हुआ, हर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने जो किया वो सही किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी कुछ गलत होने से साथ में नहीं खड़े होते। हमारे पार्टी के भी हों तो हम गलत को गलत बोलते हैं, ये नहीं कि हमारा, अच्छा पिछला भी इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बहुत सारे लीडर्स ने रिजाइन दिया है। लेकिन भाजपा में ये दिक्कत है, भाजपा और जो भाजपा के सहयोगी पार्टी, जैसे ही जो भाजपा से गठजोड़ हो जाती है तो वो भाजपा के ही ट्रैक पर चलने लगते हैं और भाजपा की ही भाषा बोलने लगते हैं। ये लोग कभी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और एक दिक्कत ये है कि भाजपा से जब आप आज की बात कीजिए तो वो या तो भूत की बात करते हैं या भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान में कभी जवाब नहीं देते हैं। आप भाजपा से आज के बारे में बात कीजिए, आज बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है, महंगाई है, तो वो पंडित नेहरू को उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी आज क्या कर रहे हैं सत्ता में? नरेंद्र मोदी जी क्या बात की जिम्मेदारी लेंगे? अमित शाह जी किस बात की जिम्मेदारी लेंगे? अगर सारी जिम्मेदारी आपको, सारे सवालों का जवाब अगर कांग्रेस को ही देना है और राहुल गांधी जी को ही देना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देना है, इंदिरा गांधी जी को देना है, तो हमें ही फिर सत्ता में रहने दीजिए ना। ये वोट चोरी करने की जरूरत क्या बन रही है? हम जवाब देंगे, फिर हमसे ही सवाल लीजिए। आप आज तो वर्तमान पे बात नहीं करते हो। आप किसानों की दैनिक
इतनी दयनीय स्थिति उस पे बात नहीं करते हो, और आप महिला सुरक्षा पर बात नहीं करते हो। लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, शोषण, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, आप उसे नहीं रोक रहे हो। आप महंगाई बढ़ते जा रही है, उस पर नहीं रोक रहे हो। सिलेंडर का दाम बढ़ते जा रहा है, खाने का दाम बढ़ते जा रहा है। आज डॉलर के बदले रुपए कहाँ पहुंच गया है देख लीजिए। एक वक्त था जब ये बोलते थे, पता होगा पूरे देश को क्या बोलते थे, रुपया जब गिरता है तो देश का, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ठीक है, तो खूब दिल भर कर टीका टिप्पणी किया। जब हमारी सरकार थी तब हमें टीका टिप्पणी, आज आपकी सरकार है। इस्लाम में पर्दा क्या कहता है? इस्लाम में पर्दा क्या कहता है? इस्लाम पर्दा में जरूरी है? देखिए, इस सबसे पहले तो पर्दा नजर का होना चाहिए, पर्दा दिल में होना चाहिए, शराफत आंखों में होनी चाहिए। और हमारे देश के संविधान ने हमें ये इजाज़त दी है, हम क्या पहने क्या ना पहने, कैसे रहें कैसे ना रहें। इस संविधान को की धज्जियां उड़ाने की इजाज़त किसी को नहीं है। और नीतीश जी के ने जो किया है डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ, या जो चल रहा है इस देश में, वो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो संविधान ने आज़ादी दी है। नहीं, वहां पहन के जाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टरी करने जाएंगे अस्पताल में तो क्या वहां पहन के जाएंगे? देखिए, जब हमें आज़ादी है तो आज़ादी कोई एक जगह के लिए नहीं है कि आप बेडरूम में जाएंगी तो पहन के जाएंगी, आप टॉयलेट में जाएंगी तो अपने मर्जी का कपड़ा पहनेंगी, और पब्लिक प्लेस पर जाएंगी या कोई प्रोग्राम में जाएंगी तो नहीं पहन के जाएंगी। हमारे देश के संविधान ने हमें ये आज़ादी दी है कि हम कहीं भी कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। और आप डॉक्टर हैं तो मैं आपको बताऊं, आप ओटी में गए हैं कभी? ट्रीटमेंट, डॉक्टर को आप पहचान, आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब ओटी में वो इतने कवर अप होके आते हैं, कवर होके क्या आप पहचान नहीं पाएंगे कौन डॉक्टर है। पूरा फेस कवर रहता है, हैंड में ग्लव्स होते हैं। कॉलेज में जाइए, आप लड़कियों को देखिए, सन रेज से, हार्मफुल रेज से बचने के लिए वो क्या लगा, पूरा हिजाब ऐसे स्टोल को पूरा बांध लेती हैं, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये आइज़ दिखता है, और पूरे हाथ पे ग्लव्स होते हैं। तो आप उसे क्या बोलिएगा, उसको भी खींच लीजिएगा। डॉक्टर अच्छा है या नहीं, उसका ट्रीटमेंट कैसा कर रहा है, पेशेंट कैसे ठीक कर रहा है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, अपने फील्ड में कितना सक्षम है, कितने अच्छे से इलाज कर रहा है, कितने अच्छा मेडिसिन दे रहा है, और कितना अच्छा ऑपरेशन कर रहा है, उससे एक डॉक्टर की पहचान होती है। ना कि डॉक्टर हिजाब लगा रहा है, डॉक्टर जीन्स पहन के जा रहा है, डॉक्टर क्या पहन के जा रहा है, उसका अटायर या उसका कपड़े उसकी पहचान है। और ये कुछ लोग आज के युग में 11 साल से कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कपड़े देखकर पहचान करती हैं। अब अफसोस का बात है, दुर्भाग्य क्या बात है, हमारे देश की आत्मा है ये संविधान, इस लोकतंत्र की मजबूती है ये संविधान। इस संविधान के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स, बहुत मुश्किल से इस संविधान का गठन किया गया है। संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के लिए एक सपने देखे थे, लेकिन आज के युग के नेता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो तो कपड़े से पहचान करते हैं लोगों की, और उसी पहचान को डिलीवर कर रहे हैं जनता के बीच में कि आप भी कपड़े से पहचान कीजिए। ये गलत हो रहा है। राशिद रिदा का एक किताब है अल-मनार, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि कुरान शालीनता की बात करते हैं, न कि हिजाब लगाने की, चेहरा ढकने की। देखिए, हिजाब आप लगाए नहीं लगाएं, हमारी अपनी पसंद है ना। शालीनता की बात करता है कुरान, सही बात है, इज्जत की भी बात करता है, तहजीब की भी बात करता है। क्यों है इस तो ये बवाल तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो कर रहे हैं। एक तरफ तो आप विदेशों में जाते हैं, वहाँ पर जाकर गले मिलते हैं, झप्पियाँ लेते हैं, ऐसा लगता है कुंभ में मिले हुए बिछड़े हुए भाई मिल गए आपको। गल्फ कंट्रीज में हर जगह आप जाते हो, और यहाँ पर भारत के मुसलमानों से आपको इतनी नफरत क्यों है? भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, भारत के मुसलमान जो आपके खून है, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, वो आपकी आंखों में इतना क्यों खटकते हैं? तो मैं इसका जवाब दूं, ये सिर्फ राजनीति है। पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, हाँ।
अगर किसी सिख भाई के पगड़ी खींचा जाता तब भी आप ऐसे उठाते आवाज? कुल उठाते। मैं खुद 13 महीने किसान आंदोलन में रही हूँ और मैं लड़ाई लड़ी हूँ, और कंगना रनौत को हमने हमेशा जवाब दिया है। जिस तरह किसान आंदोलन में बैठी माताओं और बहनों को बोला के पैसे ले लेकर बैठती हैं, 100 रुपए और 500 उनके दाम लगाए, हमने आवाज उठाया और हमेशा आवाज उठाते हैं। हम सम्मान करते हैं पगड़ी का, और मैं तो हमेशा बोली हूँ कि पगड़ी वाले भाई जहाँ दिख जाते हैं मतलब खुशी होती है। अगर आप कहीं मुश्किल में हो और अगर वहाँ पगड़ी वाला भाई रहे, कोई आपके मदद के लिए आए या ना आए, वो पगड़ी वाला भाई आपके मदद के लिए ज़रूर आएगा और आपको कभी मना नहीं करेगा। मैं सम्मान करती हूँ दिल से अपने सिख भाइयों की, सिख कम्युनिटी की, सिख बहनों की। इसी से मेरा अगला सवाल, नवनीत राणा ने कहा है कि मौलवियों के 4 बीवियाँ 19 बच्चे होते हैं। हिंदुओं को उन्होंने सलाह दी है कि वो भी 4 बच्चे पैदा करें। क्या कहेंगे आप? देखिए, नवनीत राणा अगर जो बच्चे हैं देश में और बच्चे पैदा करें या ना करें, वो तो फैमिली समझेगी। इस बात पर मैं क्यों बोलने जाऊं, वो तो पति पत्नी समझेंगे, जो भी परिवार के। नवनीत राणा जी अगर ये बोलती जो बच्चे हैं देश में उनका भविष्य क्या होगा, वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, तो अच्छा लगता है। सरकारी स्कूल बंद हुए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो सरकारी स्कूल्स खोले थे गरीब बच्चों के लिए, वो सब सरकार बंद करते जा रही है। कितने देश में स्कूल हैं जो बंद हो गए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। और आप प्राइवेट स्कूल्स के फीस कितने महंगे ज़्यादा होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी हो, पढ़ के आए हो, आपके भी फैमिली में सब होंगे परिवार में, तो आपको पता होगा कितनी महंगाई है अगर कुछ है। और जो बेरोज़गारी है, बच्चे पढ़कर इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, पीएचडी करके, आईआईटी करके, हर कुछ करके देश में रोज़गार नहीं है। अगर नवनीत राणा रोज़गार के लिए बोलती, जो देश का भविष्य है, जो देश का पिलर है युवा, उसको रोज़गार कैसे मिले, तो ज़्यादा अच्छा बात होता ना। आप किसानों को एमएसपी मिले, इस पर बोली होती। तो इन लोगों का काम क्या है? सिर्फ देश को गुमराह करना, क्योंकि काम तो कुछ करते नहीं है। जो काम करेगा वो काम पे बातें करेगा ना, जो काम नहीं करेगा और वोट चोरी करके आएगा, बैकडोर से आएगा, वो इसी तरह की बात करेगा। हिजाब पे बात करेगा, नकाब पे बात करेगा, कब्रिस्तान पे बात करेगा, शमशान पे बात करेगा, 40 बच्चे पे बात करेगा, मंगलसूत्र पे बात करेगा, मंदिर की बात करेगा, मस्जिद की बात करेगा, लेकिन युवाओं के उज्जवल भविष्य की बात नहीं करेगा, नौकरी की, रोजगार की बात नहीं करेगा, महंगाई कम हो इसकी बात नहीं करेगा, छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसकी बात नहीं करेगा, शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे इतना सस्ता बना दीजिए, इतना इजी बना दीजिए जो सभी तक शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षित समाज ही अच्छे देश का भविष्य बना सकता है। एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और शिक्षा ही जो है किसी देश के तरक्की में योगदान करता है। लेकिन ये तो देश को सिर्फ गुमराह करने में लगे हुए हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अफसोस है, इस देश का दुर्भाग्य है जो ऐसी सरकार है जो देश के आम जनता की बात नहीं करती है, पढ़ाई की बात नहीं करती है, उन्नति की बात नहीं करती है। राजनीति ठीक है, राजनीति होनी चाहिए, राजनीति पार्टियां रुके ना। बोलने से नहीं होगा ना मैम, आपको फिर जनता क्यों नकार रही है? जनता नहीं नकार, क्या हंस हुआ? आप एक बात बताइए, जनता कहाँ नकार रही है? जनता कहाँ नकार रही है? अगर ज्ञानेश कुमार जी इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर, आप पहले तो सीधे हेरफेर करते थे ईवीएम के द्वारा। अब एक मिनट, चंडीगढ़ में आपने किस तरह एक सिंपल मेयर के चुनाव में आपने नहीं सिंपल मेयर के एक मिनट रुकिए ना, सिंपल मेयर के चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह सीसीटीवी फुटेज सामने आया, किस तरह वोट की हेराफेरी की गई। मतलब हर हाल में इन्हें चुनाव चाहिए और जीतना है। अगर आप यूपी, जो बीजेपी का गढ़ था, बीजेपी सबसे मजबूत थी, वो यूपी में आप लोकसभा का रिजल्ट देखिए, इन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। बिहार में क्या आप रुकिए तो पहले 1 बाय 1 जवाब तो लीजिए। यूपी में देखिए किस तरह लोकसभा में इनके जमीन के नीचे से ना तलवे जमीन खिसक गई पैर के नीचे से। और यूपी में तो सोचा नहीं होगा। चलिए बाकी जगह, कर्नाटक विधानसभा में जो बेंगलुरु सेंट्रल में पूरा सेटिंग किया गया, किस तरह किसी से छिपा नहीं हुआ है।
आप अभी बात करें आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज हम उठाते हैं। अभी 14 जनता तारीख क्यों को नकार रही है? यही मेरा सवाल है। 14 इतनी बातें तारीख कर को रहे हैं कि एक वोट मिनट, चोरी हो रहा है, 14 गद्दी तारीख छोड़ो, को फिर जनता क्यों नहीं समझ पा रही, 14 समझा नहीं तारीख पा रहे को आप जो लोग? आंदोलन हुआ था, जो मीटिंग, जो प्रोग्राम्स हुआ था, आपको पता होगा कि पूरे देश से जन सैलाब उमड़ा था वहां पर रामलीला मैदान में, और जितनी पब्लिक बैठने का तो बहुत दूर की बात है, खड़े हुए लोग थे भरे हुए, उसका 4 गुना पब्लिक बाहर थी। तो ये कौन है? ये देश की जनता नहीं है क्या? कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तब तो ये उठ के आ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मैं कर्नाटक इलेक्शन में गई थी, विधानसभा में महिलाएं बोल रही हैं, बहनें बोल रही हैं, मेरे पास वीडियोस हैं, बोलिए तो मैं निकाल के दिखाऊं। बहन जी, बहन, पहले आप लोग ईवीएम को ठीक कीजिए, ईवीएम से हेरा फेरी होती है, हमसे और आपसे। सुनिए, हमसे और आपसे, हमसे और आपसे बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा जनता जानती है। बिहार में माताएं और बहनें बोल रही हैं, वोट तो हम देते हैं पर ये चोरी कर लेते हैं, ईवीएम बंद करना होगा पहले। आधार क्या है उसका, वोट चोरी का? आधार क्या? आप लोगों ने तो यात्रा भी निकाली थी, यात्रा निकाले थे ना आप, ज्ञानेश कुमार। अगर कोई पूरा जनता को क्या, जनता पर क्या, जनता पर क्या असर हुआ? जनता अगर आप वोट काट दे रहे हो, हमारे इतने वोट 60 विधानसभा में, पहले, इससे पहले 2020 का रिजल्ट का 60 विधानसभा जहां पर बहुत क्लोज हमारा को फाइट था, जिसमें से 25 में कांग्रेस जीती थी, 34 में भाजपा जीती थी, और बहुत कम वोट के मार्जिन से। वो सारे जगह में कितने वोटर्स काटे गए हैं आपको पता है? चुन चुन के कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन के वोटर्स को काट दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इस तरह तो कार्रवाई हो रही है। आप ईडी, सीबीआई ठीक किया जाए, एक बात सुनिए ना, जो इस दुनिया में नहीं है, अगर उसका नाम आ रहा है वोटर लिस्ट में और उसके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति वोट कर रहे हैं, इसको ठीक करना कहां से वोट चोरी हो गया? अच्छा, तो आप कितने मरे हुए, फिर राहुल जी जो जिंदे लोग हैं, मंच से दिखाया है, उसको गलत साबित कर दीजिए। अगर राहुल जी झूठ बोल रहे हैं तो पूरे मीडिया के सामने डिबेट कर रहे हैं, पूरे मीडिया के सामने पीसी कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आपने बिहार में एसआईआर करवाया, आपने कितने घुसपैठियों की लिस्ट दी बताइए? जो आधार कार्ड हमारे बैंक के खाते से लिंक है, पैन कार्ड हमारे बैंक के खाते से लिंक है, हर जगह आधार के बिना कुछ नहीं होता है। बाद में बिहार में आप बोलते हैं आधार कार्ड का कोई काम नहीं है, वो मान्यता नहीं है। आप जो कुछ महीने, एक मिनट, कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव होता है, वही वोटर्स वोट देकर सरकार बनाते हैं आपका, और आप 3 महीने बाद बोलते हैं कि नहीं वो सब फेक है, गलत है। यानी आप पहले चुनाव को रद्द कर दीजिए, लोकसभा चुनाव को रद्द कर दीजिए, एक बार सही से एसआईआर करवा लीजिए अपने हिसाब से समय देकर, और सब वेरीफाई करवाने का भी मौका मिले, नाम जोड़ने का भी मौका मिले, पूरा ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंट हो, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट हो सब। और सीसीटीवी फुटेज का आपने कानून बदल दिया, ये क्यों हुआ भाई? 45 दिन का कर दिया। आप आराम से कीजिए सब। पहले तो सबसे पहले होना चाहिए कि अगर आप एसआईआर हर जगह करा रहे हैं तो सबसे पहले आप एसआईआर अगर हर जगह करवा रहे हैं तो आप सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन को रद्द कीजिए। वो इलेक्शन गलत है जो वोट के आधार पर आप बन के आए हैं। अगर हर जगह वोटर्स गलत हैं और घुसपैठिए के आधार पर ही, तो आपकी जो सरकार बनी है अभी, वो भी तो गलत ये से बनी है ना। मैम, इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। आपने देखा कुलदीप सिंह सेंगर है जो बीजेपी के नेता हैं, और दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली उन्नाव रेप केस में। पीड़िता इंडिया गेट पे जाके जो है धरना प्रदर्शन दी, पुलिस उसको किस तरह से खींच के ले गई, आप किस पे प्रतिक्रिया? देखिए, ये पहला केस नहीं है पुलिस खींच कर ले गई। आपको याद होगा बहन विनेश के साथ क्या हुआ था, जो पहलवानों का आंदोलन था और बृजभूषण शरण सिंह को कुछ नहीं हो सका, लेकिन वो बहन, जो बेटी, जो देश के सम्मान गर्व को बढ़ाई थी, उस बहन को जंतर मंतर से उठाकर फेंक दिया गया। मैं थी उस आंदोलन में, मैंने देखा है, रोते देखा है, बिलखते देखा है विनेश फोगाट को। जहाँ भी आप, मनीषा वाल्मीकि, हाथरस की बिटिया, दलित की बिटिया, किस तरह आधे रात को उसकी शव को जला दिया जाता है, एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाता है। किसका हाथ था उसमें? आप बृजभूषण शरण सिंह, और साउथ से आप बेंगलोर, कर्नाटक से प्रज्वल रेवन्ना जी, मास रेपिस्ट, किसके साथ थे? मोदी जी के साथ मंच साझा करते हैं। इस तरह तो लंबी फहरिस्त है इनकी, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है हर जगह।
पर मोदी जी का अफसोस की बात है कि मुंह पर ताले लगे हुए हैं, मौन है। बेटी बचाओ नहीं, बेटी पहले पढ़ाओ। इस केस को पहले जो है वो विड्रॉल किया जाता है, अर्जी दाखिल होती है, लेकिन कोर्ट इस पर जो है अर्जी खारिज कर देता है। लेकिन इस तरह से फिर सामने आना, फिर पीड़िता इंसाफ की अगर मांग करती है तो क्या गलत है? बिल्कुल सही है, मैं खड़ी हूँ। और अंकिता भंडारी, उत्तराखंड का भी केस देखिए, अंकिता भंडारी के भी केस को वापस लिया जा रहा है। अंकिता भंडारी के साथ भी कुछ ये हुआ है, कल वो भी मैटर चल रहा था। तो इस तरह लंबी चौड़ी फेरहिस्त है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को, बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करेंगे, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को फूल माला से स्वागत किया जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि बलात्कारियों के तो मैं नहीं बोल रही हूँ। राकेश राठौर, मुफ्ती मेहंदी साहब, उसके बाद शिव कुमार रेड्डी, इन पर भी तो आरोप देखिए, लगे। जांच हो, हम नहीं खड़े। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, हम नहीं खड़े हैं उनके साथ। कौन बोल रहा है? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हमारे नेता खड़े हैं किसी बलात्कारियों के साथ? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी कभी किसी गलत के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। प्रियंका जी कभी नहीं खड़ी हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कभी नहीं खड़े हो सकते हैं। हम नहीं खड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हम गलत को गलत बोलते हैं। राहुल जी गलत को गलत बोलते हैं, प्रियंका जी बेटियों की बात करती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बेटियों की याद कब आती है? एकदम चुनाव के समय, चुनाव से एक हफ्ते पहले बेटियों के अकाउंट में पैसे जाएंगे, कब ध्यान आता है? चुनाव से एक चल रहा है, 1-2 दिन पहले बेटियों के बारे में कब बोलेंगे? चुनाव चल रहा है उस समय। लेकिन ऐसे क्या बेटियां सुरक्षित है? बेटियां तो पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन क्या बेटी बचेंगी कैसे? बेटियां, ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके ही मंत्री सब, आपके ही पार्टी के लोग बेटियों के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं और आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं करते हैं। मतलब कि बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का कांड, मंजू सिंह वर्मा और उनके पति का नाम आया था, और अभी भी मंजू वर्मा के पैतृक गांव में उनका जो घर है उसके पीछे तालाब से एक अर्धनग्न शव मिला, बच्ची का, नाबालिग बच्ची का। जस्ट उनके घर के पीछे एक पोखर है, तालाब है, उससे बरामद हुआ। तो किसका नाम था? आप देख लीजिए। लंबी चौड़ी फहरिस्त है और सब चुप बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं है। अब थोड़ा बांग्लादेश चलते हैं। बांग्लादेश में क्या हालात है वो हर कोई उससे वाकिफ है। बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत गलत हो रहा है और भारत सरकार को इसमें एकदम अग्रिम भूमिका निभाते हुए बांग्लादेश सरकार पर दबाव देना चाहिए कि कहीं भी माइनॉरिटीज़ पर जुल्म, महिलाओं पर जुल्म बर्दाश्त के लायक नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत गलत हो रहा है और अविलंब इस पर रोक लगना चाहिए। सरकार को, हमारी सरकार को बांग्लादेश सरकार पर दबाव देना चाहिए, और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है एसआईआर को लेकर, और जो बीच में भी हमारी थोड़ी इसको लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। एसआईआर होना सही है? देखिए, होना चाहिए? नहीं, एसआईआर होना सही है या नहीं, ये एसआईआर सही ढंग से होना चाहिए। एसआईआर के ये में आप एनआरसी नहीं कर सकते हैं ना। एनआरसी करने का अधिकार ज्ञानेश कुमार जी को नहीं है। इलेक्शन नियत अच्छी होनी चाहिए। एसआईआर में एनआरसी का एक बात सुनिए ना, नियत अच्छी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। कहीं भी संविधान ने जो अधिकार दिया है, हमें राइट्स दिया है, एक वोट का अधिकार हर नागरिक का है, वो अधिकार नहीं छीनना चाहिए, है ना। एसआईआर के तरह होना चाहिए, किसी पार्टी विशेष का हथियार बनकर काम नहीं करना चाहिए। विपक्ष को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए, विपक्ष के वोचर को खत्म करने के लिए। देखिए, टेक्निक है, आप डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किस तरह कुचल सकते हैं आवाज को, ये वो तरीका है। अगर आप सही तरीके से कीजिएगा, विपक्ष को क्यों दिक्कत होगी? अच्छा है ना वो। और आप ये बताइए, अगर आप इतने ही सही हैं तो कितने घुसपैठिए थे? आप तो घुसपैठिए हल्ला कर रहे थे, तो कितने घुसपैठिए मिले? वो लिस्ट तो जारी होनी चाहिए। हम तो मांग रहे हैं, सबके सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप ये बताइए, आना चाहिए ना या नहीं आना चाहिए?
आप क्या बोलते हैं? नहीं, ये तो ठीक है। सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं? चुनाव आयोग को करना चाहिए, ये डाटा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाबरी मस्जिद बन रहा है बंगाल में, हुमायूं कबीर ने इसकी नींव रखी, आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए, ये चुनाव से पहले ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ से परे है, ठीक है। और हुमायूं कबीर का रिश्ता पहले किस पार्टी से था, शायद बता सकते हैं? बीजेपी से था। हाँ, तो बस ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले मुर्शिदाबाद में, नहीं, बंगाल में ठीक चुनाव से, आप भी समझदार हो। आप एक मुस्लिम महिला हैं, मस्जिद बन रहा है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि नाम बाबर ही हो, अबू बकर भी हो सकता है, अली भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। मस्जिद ही तो बन रहा है मैम, अब्दुल्ला भी हो सकता है, मस्जिद ही तो बन रहा है, अब्दुल्ला भी हो सकता है, अली भी हो सकता है, अबू बकर हो सकता है, उमर फारूक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाबर ही क्यों? और ठीक चुनाव से पहले, और वो भी हुमायूं कबीर के द्वारा। और इतने दिन से कहाँ थे हुमायूं कबीर जी, सो रहे थे। तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी जनता समझदार है, ऐसा बात नहीं है। ये देश बचा हुआ है ना। एक बात सुनिए, दिन रात इतने नफरत फैलाने के बाद भी हम में प्यार है, भाईचारा है, हम समझ रहे एक दूसरे के साथ। अगर कुछ जुल्म होता है, तो अगर मुसलमानों के साथ होता है, तो हमारे हिंदू भाई ही इस देश का खड़ा हो जाता है, सिख भाई खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब इस देश की नींव जो है ना बहुत मजबूत है, और इस देश का आपसी प्यार और सौहार्द बहुत मजबूत है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। लाख आप गुमराह कीजिए। तो ये लोग कौन है जो लोग नामों पे लिंचिंग करते हैं? उर्दू नाम होता है तो आपको क्या ये लोग वही हैं? ये लोग वही हैं ये लोग वही हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं, जो देश को चाह कर भी इस प्यार को नहीं तोड़ पा रहे हैं, इस भाईचारे को नहीं तोड़ पा रहे। ये वही लोग हैं ना जो देश को गुमराह कर रहे हैं, जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत की खेती कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है जितना नफरत फैलेगा उतना कमल खिलेगा। नहीं तो वहां तो ये कमल को खिलाने मस्जिद की बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, मस्जिद बनना चाहिए, लेकिन चुनाव से पहले और बाबरी नाम से मस्जिद, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ना। नाम बाबर ही क्यों रखे? बहुत कुछ नाम है ना, नाम की कमी नहीं है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हिजाब को लेकर जो जिक्र हो रहा है, देश भर में चर्चाएं हो रही, कई सारे चीज़ों को लेकर, अरब में भी जो है इसको लेकर विवाद हुआ, पाकिस्तान से धमकियां आई, लेकिन इन सब चीज़ों के परे आज के जो लोग हैं उनको इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, और इन तमाम मुद्दे को लेकर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।